हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी भारत की जो वन नीति है उसके बारे में जानेंगे। तो भारत की जो वन नीति है वो क्यों लागू की गई, क्या ज़रूरत था इसका, भारत में जो मेजर 3 फॉरेस्ट पॉलिसीज़ अभी तक लागू किया गया है उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या उद्देश्य रहा है, क्या गोल रहा है उसको भी समझेंगे। क्या कमी रही है उसको जानते हुए कौन कौन से स्कीम्स लाए गए फॉरेस्ट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसका क्या फ़ायदा हुआ और कहाँ पे हम लोग को समस्या आ रही है जिसके कारण हम लोग फॉरेस्ट पॉलिसी को अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। तो फॉरेस्ट यानी कि वन किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जंगल वन हमें न केवल लकड़ी, ईंधन या फिर फल देते हैं, बल्कि इससे हम लोग को पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में, जैव विविधता का संरक्षण करने में, मृदा संरक्षण करने में, जल संरक्षण करने में भी मदद मिलती है। मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण जो कि किसी भी पर्यावरण के बैलेंस के लिए ज़रूरी है, वो सब एक फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से किया जा सकता है। भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गई, नगरीकरण होते गया, तो संसाधनों पर दबाव बढ़ते गया और साथ ही वनों की कटाई भी बढ़ते गई। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने समय समय पर वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू किया। उसी में से 3 मेजर फॉरेस्ट पॉलिसी है। एक है 1894 का फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि सबसे पहला था ऑफिशियल, जो कि अंग्रेज़ों के समय में लागू किया गया था। दूसरा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 जो आज़ादी के बाद भारत का पहला फॉरेस्ट पॉलिसी है। और एक है प्रेजेंट का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो सबसे पहला फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया था 1894 वाला। इस राष्ट्रीय वन नीति में बात किया गया था कि किस तरह से अधिक लाभ हो, वनों को आर्थिक संसाधन के रूप में माना गया था। ये भारत की पहली आधिकारिक वन नीति थी जिसको ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इसका उद्देश्य जो था वो राजस्व की प्राप्ति के लिए वनों का उपयोग करना था। रेलवे और उद्योगों में वनों के उपयोग को बढ़ाना था। साथ ही जो पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें हैं या फिर स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं हैं, उन सभी को कम करके मेन हम लोग को राजस्व की ओर बढ़ाना था वन को। ये इसका उद्देश्य था जो सबसे पहला फॉरेस्ट पॉलिसी आया था उसका। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हुआ था। वनों को आर्थिक संसाधन के रूप में माना गया था और जितने भी जनजातीय लोग वनों में रह रहे थे उनके अधिकारों को महत्व ही नहीं दिया गया था। ठीक है। और यही इसकी कमी है कि जब किसी भी स्थानीय समुदायों को किसी भी पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता है, तब वो उसके डीमेरिट में काउंट होता है। साथ ही ये जो हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी था वो लाभ के उद्देश्य से लाया गया था। जंगल को आर्थिक संसाधन के रूप में माना गया था, इसलिए संरक्षण की उपेक्षा, जो शोषण है, वो अधिक था, जो कि इसके डीमेरिट में काउंट होता है। ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद का पहला फॉरेस्ट पॉलिसी है ये। इसका उद्देश्य भारत के हित में था। इसका उद्देश्य था कि भारत की जितनी भौगोलिक भूमि है उसमें 33% भूमि पर वन का आवरण हो। साथ ही पर्वतों पर चूँकि लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे 60% वन का आवरण किया जाए। साथ ही वन का संरक्षण हो, जल का संरक्षण हो, मृदा का संरक्षण हो और जो कृषि एवं उद्योग है जहाँ पे वनों की लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसका उपयोग संतुलित रूप में किया जाए। ये सेकंड नेशनल पॉलिसी में कहा गया था। इसकी विशेषता थी कि वनों का तो उपयोग वैज्ञानिक रूप से जो प्रारंभ हुआ था वो चलते आ रहा था,
साथ ही इसमें राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई और वृक्षारोपण, वन संसाधन का विकास, ये सब पे भी इसमें ज़ोर दिया गया था। लेकिन इसकी भी कमी वही रह गई कि जन भागीदारी को इसमें भी शामिल नहीं किया गया और साथ ही संरक्षण की उपेक्षा शोषण पर या उत्पादन पर इसमें भी अधिक ज़ोर था। तो इसलिए हम लोग को एक और फॉरेस्ट पॉलिसी लाना पड़ा। तो इसके बाद आता है 1988 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि वर्तमान का प्रेजेंट टाइम का भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण में जो हम लोग को जैव विविधता मिलती है, जो हमारा जलवायु है, उन सब को संरक्षित करने के लिए वनों का संरक्षण करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना कि कैसे अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को हम लोग शामिल करें वनों के संरक्षण में, उसको इसमें शामिल किया गया था। और साथ ही वनों की जो अंधाधुंध कटाई की जाती है उस पर रोक कैसे लगाया जाए, ये इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें महिला भागीदारी को भी बढ़ाया गया था और जन भागीदारी को भी बढ़ाया गया था। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, ये सब भी इसमें शामिल था। इसका लक्ष्य जो इससे पूर्व का राष्ट्रीय वन नीति था उसमें जो लक्ष्य था 33% फॉरेस्ट एरिया और 60% पहाड़ों पर जो वन आवरण का लक्ष्य रखा गया था वही इसमें भी था। साथ ही इसमें मरुस्थलीकरण पर रोक और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना भी इसका एक लक्ष्य था। इन सभी नीतियों को, ऊपर के जितने 3 नीतियां थीं, इन सभी को लागू करने के लिए समय समय पर अलग अलग स्कीम्स, कार्यक्रम्स लागू किए गए। उसी में था ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा, नेशनल एफॉरेस्टेशन मिशन, फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ स्कीम्स लाए गए थे ताकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अच्छे से लागू किया जा सके। और इन फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करने के कारण हम लोग को क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, तो सबसे पहला भारत में जो वृक्षारोपण है, जो एफॉरेस्टेशन है, उसके कारण वनावरण में वृद्धि हुई, यानी जंगलों की, वनों की संख्या बढ़ गई, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी है, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ी है, लोग अब पर्यावरण के बारे में जानने लगे हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, जैव विविधता का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, ये सब पे अब काम होने लगा है कठोरता से। तो ये सब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धि है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को प्रभावित करती है, जैसे कि अवैध कटाई, मतलब इलीगल रूप से किसी फॉरेस्ट के ट्रीज़ को काट देना और उसको बेच देना। फॉरेस्ट जो होता है वो वहाँ के वाइल्ड लाइफ का, जैव विविधता का भी एक प्रमुख आवास होता है। तो अगर उसकी अवैध कटाई की जाएगी तो एक समस्या है। अतिक्रमण किया जाना, अधिक जनसंख्या होने के कारण वन भूमि पर अपना आवास बना लेना, खनन कार्य करना, ये सब कुछ समस्याएं प्रमुख हैं। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, फिर जो वन में अग्नि लग जाती है और जलवायु परिवर्तन, ये सब कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसके कारण फॉरेस्ट पॉलिसी अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या सजेशन है, सुझाव? तो पहला ये किया जा सकता है कि हम लोग तकनीक का उपयोग बढ़ा दें, यानी वनों की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ा दें। जीआईएस, जीपीएस, ड्रोन्स का यूज़ करने लगे। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करें, एफॉरेस्टेशन किया जाए, शिक्षा में शामिल किया जाए कि कैसे पर्यावरण में वृक्षों का, वनों का संरक्षण हो, स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि लोकल लेवल पर ही फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो और वन नीति जो हम लोगों ने बनाई है वो सही है लेकिन उसका कठोरता पूर्वक पालन भी हो। ठीक है, तो ये सब कुछ सुझाव है ताकि फॉरेस्ट पॉलिसी से हमारा फॉरेस्ट कंजर्व रहे। और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और अभी तक ऊपर आप लोगों ने क्या सीखा उसके बारे में शॉर्ट में लिख देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है। इंडिया के जो 3 मेजर फॉरेस्ट पॉलिसीज़ थे और
कौन कौन से स्कीम्स लाए गए, क्या समस्याएं थी, क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। थैंक यू।